नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज एक नौजवान नस्ल को नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत को आपके सामने लेकर हाजिर हो रही हूँ। अब तक आप कई हमारे अदबा से शोरा से वाकिफ हो चुके हैं और नई नस्ल को भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक नौजवान बच्ची को मैं आपके सामने पेश करूं और आपके साथ उनकी गुफ्तगू में आपको भी शरीक करूं। आपका ताल्लुक रामपुर से है। आपने कॉमर्स से शायद तालीम हासिल की है। जी। उसके बावजूद आप उर्दू से बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी रखती हैं। ऑल इंडिया रेडियो रामपुर से आपकी वाबस्तगी है। तो ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में मालूमात जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दी है। बहरहाल आज उनसे ही उनके बारे में मालूमात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो आपका नाम है ऐमन तंजील साहिबा रामपुर से। ऐमन तंजील साहिबा, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐमन साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो शुरुआती जिंदगी से लेकर आज तक का सफर किस तरह का गुजरा है। तो आप मुझे मुख्तसरन बताती चलें ताकि फिर मैं दीगर बातचीत आपसे कर सकूं। जी, शुरुआती जिंदगी भी ऐसी रही कि माहौल खास तौर पर अदब का तो नहीं था, जी। लेकिन बचपन से घर में उर्दू का माहौल था। उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू लिखी जाती थी, दीनी माहौल काफी ज्यादा था, तो इसलिए उर्दू पर तवज्जो भी ज्यादा थी। जी। लेकिन वक्त की जरूरत के हिसाब से हमारे यहाँ फिर मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया गया। तो वहां पर भी अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू इतनी थी कि मुझे उसमें मजबूती मिली अपनी उर्दू को और ज्यादा पुख्ता करने में। और इस तरीके से मेरा ये सफर चलता रहा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कंपटीशंस में जाती थी, तो वो और एक हौसला बढ़ता गया और इस तरीके से सफर चलता गया और आपसे जुड़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपकी तालीम तो कॉमर्स से है, तो जाहिर है जी। आपको उसी फील्ड में भी जाना हो चाहिए था। उसके बावजूद आप इस तरफ कैसे राग़िब हो गई, मजमून निगारी और शायरी और दीगर सिर पर। कॉमर्स की फील्ड है और ये बात हकीकत है कि मेरे लिए बास टाइम ऐसा लगता है दोनों चीजों को मैनेज करना। कहते नहीं है कि दोनों को फर्क नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि उर्दू को टाइम नहीं दूं तो कॉमर्स से मैं फिर अगर थोड़ा सा रह जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। और अगर मतलब दोनों को मुझे बराबर ही टाइम देना होता है, वरना एक में कमी होती है तो मुझे फिर उसकी भी कमी महसूस होती है। तो मेरे लिए उर्दू एक ऐसा था जैसे पैशन, और कॉमर्स एक ऐसा था जैसे कि मोहब्बत, कहते हैं कि हमें उस चीज से मोहब्बत है। वक्त की अब जरूरत है। वक्त की जरूरत है। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट भी किया कि मैं ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट बीए करती उर्दू से, तो मैं हम्म। अपना करियर उसी में बनाती। लेकिन इंटरेस्ट मेरा कॉमर्स में भी उतना ही था, और जो मैंने अपने बोर्ड्स के मार्क्स वगैरह देखे जी। तो मैंने ये समझा कि मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद भी जब मैंने एम कॉम कर लिया तो उसके बाद भी इकोनॉमिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर मैंने एम ए इकोनॉमिक्स किया ताकि अपना मैं इसको भी जारी रखूं। और मुझे लगता है कि जब हम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। बस ये है कि अगर हम अपनी पढ़ाई, हमारी कॉमर्स की है, उससे हम कर लिया, हमें थकन होने लगी है या ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर लिया, अब ये सोच रहे हैं कि जरा कुछ अपने माइंड को फ्रेश करें, तो हम लिटरेचर पढ़ लें। अगर उसकी जगह हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमारा टाइम तो वही खर्च हो रहा है ना। लेकिन हम्म। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो किताबों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं किताबों की खुशबू और उसकी महक और उसकी जो एक मुताल्ले की अहमियत है वो हम सभी जानते हैं, तो वो हमारी शख्सियत में इजाफा करती है, निखार पैदा करती है। तो मेरे लिए फिर ये चीज कोई मुश्किल नहीं रही। और अब भी ये सफर जारी है, क्योंकि आज भी मैं कॉमर्स की पढ़ाई भी मेरी जारी है। जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना, डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, उनके लिए तो मुझे, जब मेरी कॉमर्स फील्ड है तो मुझे हम्म। उसमें ही आगे बढ़ना है, लेकिन इसकी भी मुझे साथ में रखना है। और शायरी या अफसाना लिखने के लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई वक्त दरकार होता है। ये तो ऐसा होता है कि अपने आप ही आपको महसूस होता है कि बस अब कागज और कलम उठा लो और कुछ लिख डालो। वरना ऐसा लगता है कि हमारे अंदर चलता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और जब तक हम उसको लिख नहीं लेते हैं और उसको कागज पर उतार नहीं देते हैं,
तो तब तक हमें सुकून भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम अलग से कुछ सोचते नहीं है कि 5 मिनट हम शायरी को देंगे या आधा घंटा शायरी को देंगे या अफसाना निगारी को देंगे। तो वो चीज अपने आप हमारी लाइफ में एडजस्ट हो जाती है। देखिए, जहां तक मेरा नजरिया है कि आपके खानदान का ताउन जाहिर है कि आपको हासिल है, जी तभी बिल्कुल। आप दोनों तरफ पैर रखते हुए चल रही हैं, दो, है ना। लेकिन बिल्कुल उसके बिल्कुल। बावजूद आपके वालिदैन आप क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं? वालिदैन कि वैसे तो कोई ऐसा उन्होंने बचपन से कोई प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें यही काम करना है या इसी फील्ड में जाना है, लेकिन हाँ पापा बचपन में कहते थे कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। तो लेकिन रफ्ता रफ्ता देखा मैंने कि मुझे साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ मेरा तो कॉमर्स में हुआ, उर्दू में हुआ। तो उनको फिर ये चीज नहीं रही कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना था। क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज बड़ी है। एक ये कि हम जिस माहौल में रहते हैं रामपुर में, वहां पर तालीम अब भी है। ऐसा जी। नहीं है कि तालीम में कोई कमी है या कुछ है, लेकिन इस तरह से तालीम होना कि इंसान अपने आप को कहीं पहुंचता हुआ देखे, तो वो अपने आप से ही माइंड सेट डेवलप होता है। वरना अब भी है कि अगर मास्टर्स कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है तो उतना काफी समझा जाता है। तो मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी इजाजत दी, यही कहूंगी। और उन्हीं की सपोर्ट और उन्हीं की ये रहनुमाई थी कि मैंने जब मास्टर्स कर लिया तो मुझे लगा कि मुझे एक और सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लेना चाहिए। तो मैंने वो किया। मैंने जो लिखा, मुझे जो करना था, जहां जाना था वहां गई। मुझे ऑल इंडिया रेडियो की जॉब बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो भी बोलना मेरा पैशन है। तो उसमें भी मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बल्कि हर कदम पर ऐसे सपोर्ट किया है कि दुआएं हमेशा मिली हैं। मतलब अगर कहीं किसी एग्जाम के लिए भी गई हूँ या बिना एग्जाम के, तो दुआएं ही मिली हैं और कहीं भी सपोर्ट की या किसी भी तरह की बात की कमी महसूस नहीं हुई। आपका घरेलू माहौल आपके मुताबिक है या आप उनके मुताबिक करने की कोशिश करती हैं? ये तवाज़ुन कैसे करती हैं? जी, घरेलू माहौल देखिए, हर किसी का मिजाज थोड़ा सा अलग होता है घर में। मम्मी का जाहिर सी बात है अलग होगा, तो पापा का अलग होगा, भाइयों का अलग होगा। लेकिन ये मेरे साथ बहुत अच्छा है कि हम लोगों का माहौल बहुत दोस्ताना है। मतलब मम्मी मेरी दोस्त है, पापा मेरे दोस्त है, भाई भी मेरे दोस्त हैं। तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मुझे इन लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बल्कि मैंने कहा कि ऐसा करना है तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा करना है तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं लगी। मतलब हम लोगों का जो मिजाज था वो आप मिजाज है अब भी, वो बहुत मिलता जुलता है। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि मुझे कभी कभी छोटी छोटी बातों में इंसान जिद भी करता है या कुछ करता है, लेकिन मेरे सामने अल्लाह का शुक्र है जिद का भी इत्तेफाक नहीं आया कि मैं कोई बात जिद करके मनवाऊं। जी। और वो अपने आप ही चलता गया। थोड़ा सा ये चीज सुनने में लग रही होगी कि ऐसा कैसे, लेकिन ये चीज है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भाई हैं तो वो बड़े हैं, लेकिन बड़े भाइयों में भी एक वो वाली बात नहीं थी कि रौब वाली बात हुई या कुछ हो। एक फुल सपोर्ट वाली और फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फेयर रहा। तो आपस में एक दूसरे को समझा। अगर किसी को किसी की कमी लगी तो उसने अपने आप को उसके हिसाब से ढाला, या मुझे लगी तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा किया। तो इससे ही ऐसा होता है कि रिश्ते पनपते हैं और रिश्तों में नरमाहट रहती है। बेशक बेशक। वरना अगर अपोजिट होते भी हैं, क्योंकि हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, तो उसमें अगर इख्तिलाफ होता रहेगा तो फिर ऐसे जिंदगी दुश्वार हो जाती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। बेशक। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, माशाल्लाह से। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। अभी आपने बहुत बताया कि शुक्रिया। आप रेडियो प्रोग्राम से भी दिलचस्पी रखती हैं और वो आपका बड़ा शौक है। तो जी उसमें बिल्कुल। किस तरह के प्रोग्राम आप करती हैं और उसमें फिर कैसे वक्त देती हैं? रेडियो के प्रोग्राम में मैं अनाउंसर हूँ वहां पर रेडियो में। तो मेरी ड्यूटी होती है तकरीबन 7 से 8 घंटे की। तो एक शिफ्ट होती है हमारी, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो उसके लिए सुबह में जाना होता है तो तकरीबन दोपहर हो जाती है। और दोपहर जाना होता है तो फिर शाम हो जाती है। इस तरीके की एक 7 8 घंटे की शिफ्ट है तो उतना टाइम देना होता है। लेकिन जब जो काम संभालते हैं फिर उस पर ही फोकस होता है। और जैसे मैं कभी कॉमर्स की स्टूडेंट होती हूँ तो लोग मुझे कॉमर्स का ही स्टूडेंट समझते हैं।
जब मैं उर्दू लिखती हूँ तो मुझे लोग समझते नहीं थे कि मैं कॉमर्स की बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो लोग मुझे बिल्कुल। उर्दू का ही समझते थे। इसी तरीके से जब मैं रेडियो पर जाती हूँ, अपने रेडियो स्टेशन जाती हूँ, तो वहां के मैं उसमें इतना अपने प्रोग्राम्स में अपने आप को रचा लेती हूँ कि फिर मुझे सिर्फ ये फोकस होता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे हम कितने अच्छे से कांटेक्ट कर पाते हैं, कितने अच्छे से प्रोग्राम प्रेजेंट कर पाते हैं। और कोई भी अगर हमें बाद में काम है या स्टडीज है, तो उस चीज का प्रेशर हमारे ऊपर उस टाइम पर नहीं हो कि हम परेशान हो रहे हैं, यार हमें ये काम पूरा करना है, ये काम निपटाना है। उस टाइम पर हम सिर्फ अनाउंसर होते हैं, और अनाउंसर होने के नाते हमें सिर्फ अपने लिसनर से मुखातिब होना होता है। तो वो चीज रहती है जहन में। तो जब आप अपने लिसनर से मुखातिब होती हैं, तो जी, लिसनर आपसे किस तरह की बातचीत की उम्मीद रखते हैं? लिसनर्स ये उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम्स इतने अच्छे हों कि उनको वो रेडियो से जुड़े रहें। और जब लिसनर्स हमें लाइव प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, जब हम लाइव प्रोग्राम में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से वो लोग रेडियो ऑन कर लेते हैं तो रात तक चलता रहता है। हम्म। यानी कि वो लेटर्स के भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें लिसनर्स की फरमाइश के सॉन्ग्स वगैरह सुनवाए जाते हैं। फिर लिसनर्स के अपने लेटर्स होते हैं जो वो प्रोग्राम में आपका पत्र मिला वगैरह में भेजते हैं, तो उससे भी वो जुड़े रहते हैं कि उनका नाम आता है उसमें, उनको बोला जाता है। फिर लाइव प्रोग्राम में वो जुड़ते हैं तो तब उनको, या नॉलेज की कोई बात होती है जैसे हाँ, हमारी जो बिल्कुल। वगैरह है, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं या मुशायरे वगैरह होते हैं उर्दू प्रोग्राम में, या कवि सम्मेलन हिंदी में होता है, तो वो लोग इससे पूरे तरीके से जुड़े रहते हैं। तो हमारी कोशिश बस ये होती है कि हम मेयारी इतना बनाए अपना प्रोग्राम कि उनको हम्म। कमी ना लगे। हाँ, तो वो लोग बिल्कुल। फिर, ये सही कहा आपने कि मयारी प्रोग्राम ही कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल। इस बात पर फिर मुझे एक बात जहन में आती है कि एक तरफ तो आप कॉमर्स लेकर चल रही हैं, दूसरी तरफ अदबी जिंदगी भी बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से गुजारती हैं, तीसरी तरफ आप रेडियो से आपकी वाबस्तगी, जहाँ पर आपको एक तवील ड्यूटी देनी पड़ती है, 7-8 घंटे मुस्तकिल मिजाजी से कहीं बैठना एक आसान बात नहीं होती। लेकिन आप आगे चलकर अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मेरा शुरू से एक पैशन रहा है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, पीएचडी अच्छा। करना है। तो उसके लिए भी मैं कॉमर्स में ही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर्स वगैरह कॉमर्स में ही है। और हम्म। इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो दोनों सेम ही फील्ड है लगभग। इकोनॉमिक्स में हम्म। पीएचडी कर लूँ या कॉमर्स में भी मुझे एक एरिया चुनना होगा। तो मैं अपने आप को प्रोफेसर देखती हूँ किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में, और ताकि मैं अपनी जो हमारी आने वाली जनरेशन है या जो हमसे छोटे बच्चे होंगे, तो उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर सकूं वो कि वो अपने कौम और अपने मुल्क के लिए आगे आए, और हर तरीके की जो परेशानियां, जो रुकावटें जिंदगी में आती हैं, उनको फेस करने का भी उनके अंदर जज्बा पैदा हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैं ये महसूस करती हूँ कि आज के वक्त में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इतनी सहूलियात होने के बावजूद भी उनको मौके नहीं मिल पाते हैं, बिल्कुल। और उनकी जो स्किल्स हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे मौके, ऐसे लोगों को तलाश करूं जो मौके की तलाश में हो। और मेरी कोशिश एक ये भी रहती है कि जो पेरेंट्स लड़कियों की पढ़ाई पर जोर नहीं देते हैं, और हम अपने हम्म। आसपास भी देखते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बस एक माइंड सेट ये है कि लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या क्या करेंगी। करेंगी? तो वो चीज मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर ये चीज पैदा करूं कि लड़की तालीम हासिल करके क्या करेगी, आपको तभी अंदाजा होगा जब वो हासिल करेगी तालीम। तो बस ये कोशिश होती है कि उनको किसी तरीके से कन्विंस करूं कि वो उनकी जो एजुकेशन है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करें, उसको कंटिन्यू करने दें। हाँ वो फिर उसकी लड़की की मर्जी है भाई जब तक वो पढ़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां अगर अपनी मर्जी से भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो मुझे ये अफसोस होता है, और मैं समझाती हूँ। और उनको एक आध बार समझाया जा ऐसा सकता हुआ है। है, जी, एक आध बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कंटिन्यू करी है, और जब कंटिन्यू करने के बाद मुझे बताया है, तो वाकई में वो खुशी बहुत बड़ी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये ज्यादा लोगों के साथ कर सकूंगी तो हम्म। बहुत ज्यादा खुशी बढ़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब आप प्रोफेसर बनने के ख्वाब देख रही हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो जाहिर है आपके जिंदगी में बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनको आपको ये सब बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे, क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनके मुताबिक काम करना पड़ता है। पर बिल्कुल। आपको आपकी जिंदगी में देखिए, आपका खानदान है, फिर आपके दोस्त अहबाब हैं, उसके बाद फिर आपका कॉलेज है।
जी आपकी अदबी जिंदगी है, रेडियो से आपके साथ बहुत सारे लोगों का दायरा बनता होगा, जी बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हजरात आपकी जिंदगी में आते होंगे, तो आप किसी से बिल्कुल। कभी मुतासिर हुई हैं और क्यों? मेरे फूफा थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ शमसी साहब, वो हमारे यहाँ मदरसा फुरकानिया है उसके प्रिंसिपल रहे हैं। अच्छा। वो बहुत अच्छे आलिम थे, हाफिज कुरान थे। लेकिन मैंने उनके अंदर एक बात ये देखी कि जितना इल्म उनके अंदर था, उतनी ही उनके मिजाज में सादगी और शख्सियत में साबिरपन था। और मुझे ये चीज ने बहुत मुतासिर किया है, और मैं समझती हूँ कि ये चीज अगर इंसान की जिंदगी में आ जाए कि वो सादगी इख्तियार कर ले और साबिर बन जाए, तो उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान हैं। सब्र करने का मकसद ये है कि हम अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देते हैं, क्या बात है। हमारा यकीन उस पर पुख्ता होता है। तो जब हमने ये काम कर दिया है, उसके अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए हैं, फिर जिंदगी में कोई फिक्र ही नहीं। जब फिक्र ही नहीं है तो फिर जिंदगी तो आसान हो जाएगी। बेशक तो बेशक। मैं आज भी उनको बहुत याद करती हूँ और बहुत ज्यादा उनकी शख्सियत के पहलू अपनी फुप्पी से पूछती हूँ। और उनके जो शागिर्द हैं वो मुझे जब कभी बताते हैं, कोई डिस्कशन होता है हम लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यकीनी तौर पर ऐसे लोग तो जिंदगी में भी साथ होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। बेशक बेशक। जी आपको पढ़ने में यानी कि मुताले में बहुत दिलचस्पी है, जी बिल्कुल। तभी आप माशाल्लाह से इतना काम करती हैं, तो आप किस किस्म का मवाद पढ़ना पसंद करती हैं? मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। मैं अफसानवी मजमूए भी पढ़ती हूँ, खरीद कर पढ़ती हूँ, शेरी मजमूए भी खरीदती हूँ मैं। और उसके अलावा मैं बच्चों की कहानियां भी पढ़ती हूँ और आर्टिकल्स भी पढ़ती हूँ। आजकल तनकीदी मजामीन के मजमूए ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो हमारे रिसर्च हम्म। स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो लोग जब लिखते हैं तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आता है। और हमारे यहाँ की जो दिल्ली की मैगजीन्स हैं, ऐवान उर्दू वगैरह में, तो सब तरीके की कैटेगरी होती है। तो उसमें एक मैगजीन में हम एक महीने में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे ही चीजों को मैं पढ़ पाती हूँ। माशाल्लाह। आपको उर्दू अदब में इस कदर दिलचस्पी है, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत दिलचस्पी की या इसकी तरफ रागिब होने की, उसमें लिखने की कब हुई? मैं जब क्लास 10th में थी तो मैंने एक नज्म लिखी थी ऐसी। अब तो मुझे मेरे पास वो नज्म है, लेकिन वो स्कूल की मैगजीन में पब्लिश हुई थी। माँ पर मैंने एक नज्म लिखी थी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा होता था, कंपटीशंस में जाते थे उर्दू में। तो मैं एक दो कंपटीशंस में जब गई और मुझे लगा कि उर्दू से एक अच्छी तासीर बैठती है। तो फिर हमारे यहाँ के असेंबली में पढ़ा जाता था, तो हमारी मैम ने मुझे एक आर्टिकल दिया कि अमन, ये आर्टिकल तुम असेंबली में बोल देना। तो मैंने कहा कि मैं यही आर्टिकल नहीं बोलूंगी, मैं इसमें अपने पास से ऐड करूंगी। 9th की बात है ये शायद। तो मैंने जब इसको उस आर्टिकल में अपने आप से ऐड किया, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि जब मैंने वो बोला तो उसमें हौसला अफजाई हुई, तो मुझे लगा कि शायद मैं लिख सकती हूँ। तो क्लास 10th में आने के बाद मैंने पढ़ना शुरू करा। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू की मैगजीन्स बहुत हैं। वो हालांकि कॉन्वेंट स्कूल है, लेकिन वहां पर उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है और समझाई जाती है। तो मैंने वहां की जब मैगजीन में एक अफसानवी मजमूआ पढ़ा, तो मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी एक अफसाना लिख कर देखती हूँ। मैंने अफसाना लिखा। हमारे उस्ताद हैं अथर मसूद साहब, उनसे मैंने अफसाना चेक कराया। उन्होंने कहा ये अफसाना तुम बेंगलोर भेज दो जर्रीन शुआए में। वो इत्तेफाक से जर्रीन शुआए में चला गया और वो पब्लिश हो गया वहां पर। तो ये जब पब्लिश हो गया तो मुझे उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि जब हमारी कोई तख्लीक होती है, उस पर कोई कहता है कॉल करके या बताता है कि कैसा है, क्या तो क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पर वो मेरा फिर शुरू हुआ पढ़ने लिखने का ज्यादा सिलसिला। पढ़ने का तो ये था कि बचपन से हिलाल वगैरह घर में आता था तो पढ़ते थे, लेकिन फिर वो लिखने का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। आपने कुछ किताबें कंपाइल की हैं, जी जी। तो उसके बारे में हमारे उर्दू टॉक के नाजरीन को कुछ बताइए। एक किताब मेरे उस्ताद की है, डॉक्टर अतर मसूद साहब की, सुनहरी फैसला, बच्चों के लिए कहानियों की किताब है। वो 2015 में की थी। और एक मेरे उस्ताद हैं, उनके वालिद मोहतरम थे नकीब नोमानी साहब। हालांकि अभी 10-15 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। तो 2021 में उनका शेरी मजमुआ मैंने कंपाइल किया था। अच्छा अच्छा। जी तब से आपकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई होगी। जी। उसके बाद हिम्मत तो बढ़ी ही है, और फिर सबसे बड़ी चीज ये रही कि हमारे जितने भी राइटर, सीनियर राइटर्स हैं,
तो उनकी नजरों में मैं मतलब सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों वाला जो एक मोहब्बत होती है, एक हौसला अफजाई जो मिलना होती है, वो मुझे मिली कदम कदम पर। तो मुझे फिर ये रहा कि मैं लिखती रहूं और पढ़ती रहूं, ताकि इन लोगों की मुझे इसी तरीके से मोहब्बत और हौसला अफजाई मिलती रहे, क्या बात है, डिमोटिवेट ना हो जाऊं मैं, इसलिए। बहुत खूब। जी। आप नज़्में लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और पेपर मकाले वगैरह भी लिखती हैं, जी। तो आपका अपना कोई मजमूआ किसी सिन पर तैयार है या अभी मेरा तैयारी के मराहिल पर है? अभी तो तैयार नहीं है, और मराहिल पे इसलिए कि मुझसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं जब ये सोचूं कि एक मैच्योरिटी है और मेरी तहरीरों में, हालांकि हर तहरीर अपनी एक एज में लिखी जाती है। जैसे मैंने अगर कोई तहरीर 2011 में या 12 में लिखी है, तो उसमें थोड़ा सा जाहिर सी बात है वो काफी वक्त पहले की थी, तो उसमें एक अलग बात होगी और अब एक अलग बात होगी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और पुख्तगी आ जाए, उसके बाद मैं लिखूं, और या ये कहूँ कि मैं अभी अपने आप को इस लायक कम ही समझती हूँ कि मैं कुछ ऐसा मंजर आम पर ला सकती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी जरूरत है मुझे और इम्प्रूव करने की। चलिए, हम इंतजार करेंगे आपके मजमूए का, लेकिन तब तक हम हमारे उर्दू डॉक के नाजरीन को अपनी कोई नज्म अता फरमाएं। नज्म मैं आपको सुनाती हूँ, और वैसे तो एक नज्म मेरे बहुत दिल के करीब है। जी, मैंने लिखी थी मेरी कहानी की औरत पर, और एक नज्म मैंने दिल्ली पर लिखी थी, वो आगे मैं आपको सुनाती हूँ। पहले मैं आपको मेरी कहानी की औरत सुना देती हूँ। जरूर अ, जरूर। मेरी कहानी की औरत तुम्हारे तंज के ओलों से गेहूं की बालियों की तरह जमींदोज नहीं होती। मेरी कहानी की औरत सौगात में मिली रिवाजों की जंजीरों को अपना साज सिंगार नहीं बनाती। मेरी कहानी की औरत बुझती रोशनी की थरथराहट पर उदास न होकर उजाले को अपनी दस्तरस में ले लेती है। बहुत खूब। मेरी कहानी की औरत ख्वाबों के जायके नहीं चखती, और न कबूतर की तरह खौफ से मूंदती है आंखें। वाह। मेरी कहानी की औरत न इतनी नादां है कि बहारों खिजां के मंजर का फर्क न जाने, क्योंकि मेरी कहानी की औरत जानती है उसका वजूद कई आती जाती नस्लों का अमीन है। मेरी कहानी की औरत जानती है औरत सिर्फ उन्वान नहीं, कायनाती सदाकत की पहचान है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह से। तो हम अपनी इंटरव्यू की इस प्यारी सी बच्ची से ये मालूम करना चाहेंगे कि आप तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? मैंने ये महसूस किया है कि तालीम तो देखिए सभी हासिल कर रहे हैं, आज का वक्त ज्यादातर ऐसा है कि हर किसी का फोकस होता है, हुँ, लेकिन तरबियत तालीम में इजाफा करती है। मैं तालीम को सिर्फ एक ये समझती हूँ कि आजकल जो लोग एजुकेशन को कहते हैं कि हमने डिग्रियां हासिल कर ली हैं, एमए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन तरबियत जब ही होती है जब हमारे अंदर बड़ों के लिए एहतराम पैदा हो, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सेंसिटिविटी पैदा हो, हम अच्छे और बुरे में तमीज कर सकें, हम ये बेशक। समझ सकें कि हमें कब कैसे पेश आना है, जिंदगी में क्या करना है, दूसरों को हम किस तरीके से देख रहे हैं, उनको किस तरीके से हम समझ रहे हैं। हम अगर मान लीजिए कोई हमसे छोटा है तो हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो हमसे छोटा है और हम बहुत कुछ है। नहीं, तरबियत ये है कि अगर हमने देखा कि कोई ऐसा है जो कमजोर है, तो हम ये बिल्कुल ना समझें कि वो कमजोर है, हम ये समझें कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। उस अल्लाह की मखलूक जिसने बकरी के बच्चे को भी कमतर समझने के लिए मना किया है, तो हम उसकी बनाई हुई अशरफुल मखलूकात को कैसे कमतर समझ सकते हैं। बेशक। तो ये चीज जब मिल जाती है तो मुझे लगता है कि फिर हमारे अंदर ना तकब्बुर होता है, ना गुरूर होता है। और जब तकब्बुर और गुरूर नहीं होता है तो हम एक हसास इंसान बनते हैं। हसास इंसान बनकर फिर हम चाहे गैर हो अपने हो सबके साथ हमदर्दी से, नरमी से पेश आते हैं। और जब हम जिंदगी गुजार चुके होते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हमारी याद लोगों के दिलों में बाकी रहे। तो बेशक। ये तालीम और तरबियत का मिक्सचर है, और आजकल तालीम उतनी ही जरूरी है जितनी इस वक्त खाने पीने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सरवाइव करने के लिए
हमारे पास अच्छी तालीम हो, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस पर फोकस करें। ये अपनी मर्जी है कि किस फील्ड में जा रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम हमें पसंद है, जी क्या कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन हाँ तालीम हासिल करें। और ये लड़कियां खास तौर से, क्योंकि मैंने अंदाजा किया है कि तालीम किसी भी मोड़ पर बेकार नहीं जाती है, और ये हर मोड़ पर हमें सुरखरू करती है, हमारे शख्सियत को एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करती है। बहुत खूब। आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरी ये जो नौजवान नस्ल है जरूर तरक्की की राह पर है और समझदार है माशाल्लाह से। तो आपके साथ जो दीगर बच्चियां पढ़ती होंगी या आपके साथ दीगर लड़कियां सहेलियां सब होती होंगी, जी तो उसमें आपका मकाम एक मुनफरिद होता होगा या नहीं, या आपके जैसी और भी हैं लड़कियां? जी। ये मैं क्या बताऊं, ये तो मतलब दूसरे लोग ही बता पाते हैं कि भी तो मतलब जैसे आप थोड़ा सा अफसाने लिखती हैं तो और बच्चियां किसी को आपने देखा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब राइटिंग के फील्ड में कोई नहीं है मेरे साथ का, मेरे चाहे खानदान हो या रामपुर में भी नहीं है कोई ऐसा। और आपको मालूम है कि जो हमारा एक राइटर्स का ग्रुप है, तो उसमें भी मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये चीज मुझे लगती है कि इस तौर पर, वरना तो अभी मैं भी कुछ नहीं हूँ, और बहुत कुछ बनने का जज्बा रखती हूँ, और ख्वाब तो नहीं, लेकिन हाँ हकीकत जरूर होने देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। और आप जरूर कामयाब होंगी। आपको इतने सारे जो स्कूल में इनामात मिले हैं, कॉलेज में मिले हैं, तो कहीं आपको अदबी भी कोई इनाम मिला है? अदबिया इनाम वैसे तो हम पंजाब उर्दू एकेडमी में हमें बुलाया था सेमिनार में, और उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेमिनार्स होते हैं उसमें, और हाँ अफसानवी मुकाबला हुआ था एक बार, वो शायद क्लास 11th की बात है, तब हुआ था, तो तब मेरा उसमें फर्स्ट प्राइज आया था। अच्छा। और हमारे यहाँ के जो प्रोग्राम थे, स्टेट लेवल पर डिबेट कंपटीशन होता है, स्पीच होती है, तो उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों होते हैं। तो मुख्तलिफ, किसी में उर्दू में आया है तो किसी में हिंदी में आया है, तो हम्म। उसमें प्राइज आया है। सबसे ज्यादा खुशी आपको कौन से इनाम हासिल करने पर हुई, या वालिदैन को? खुशी तो हर इनाम पर ऐसी होती थी जैसे कि पता नहीं क्या चीज मिल गई। मतलब मैं अब भी उस वक्त को और अपनी ट्रॉफीज को देखती हूँ तो मुझे वाकई में वो वक्त बहुत ज्यादा याद आता है। लेकिन ऐसा था कि जब मैं क्लास 9th में थी, तो हमारी मैम हमें मुरादाबाद लेकर गई थी स्पीच कंपटीशन में। हम्म। जब वहां मैंने स्पीच दी, और उसके बाद जब उन्होंने प्रोग्राम के उसमें रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और जब फर्स्ट बोला था तो वो मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहला था। तो उसके बाद जब मेरी मैम की जो खुशी थी, वो आज भी मुझे ऐसे ही याद है जैसे कि वो खुशी मेरी शायद कल की बात हो। तो मुझे उसमें एहसास हुआ था। दूसरी चीज, हमारे यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का रीजनल लेवल पर हुआ था, तो उसमें सारी यूनिवर्सिटीज आई थी जितनी भी रोहिलखंड में आती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे थे। और हमने एक वक्त को ये सोचा था कि यहाँ पे अब क्या आएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि सब इतनी दूर दूर से आए हैं और उसमें से सिलेक्ट होकर स्टेट लेवल पर जाना थे। अगर हम सिलेक्ट हो जाते, फर्स्ट आते, तो हम स्टेट लेवल पर प्रेजेंट करते। फिर जब नाम बोला, उसमें भी ऐसे ही हमने सोच लिया चलो रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं। थर्ड का नाम बोल दिया, सेकंड का नाम बोल दिया, अब लगा कि यार अब फर्स्ट क्या होगा। और जब फर्स्ट का बोला कि मतलब हमने रोहिलखंड को ही रिप्रेजेंट किया था, तो उस टाइम वाकई वो खुशी ऐसी थी कि वो बयान नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद फिर हम स्टेट लेवल पर गए, तो फिर जितनी यूपी की यूनिवर्सिटीज थी उनके बीच हुआ। तो जब यूपी की यूनिवर्सिटीज के बीच हुआ, फिर जब प्राइज आया, तो मतलब फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में है। और लेकिन कंपटीशन चाहे कोई भी हो, हर कंपटीशन का एक अपना ही जज्बा होता था, अपनी ही टेंशन होती थी, और हर कंपटीशन में ऐसा लगता था जैसे पहली बार जा रहे हैं। कभी ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि नहीं हम वो नहीं, लेकिन हाँ जब कंपटीशन में होते थे और compete कर रहे होते थे, उस टाइम डर नहीं लगता था। और शायद यही वजह है कि उसमें फिर प्राइज आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उस टाइम पर कॉन्फिडेंट रहे। तो वो यादें आज भी बहुत ज्यादा हैं। और फिर उसके बाद जब आते थे और फिर कॉलेज में उसमें सराहा जाता था और पूरे ऑडिटोरियम में सारे बच्चों के सामने बताया जाता था, तो वो सब बहुत ही
कहते नहीं है कि ऐसी मेमोरीज हैं कि जिनको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। बेशक बेशक। आपके साथ रहने वाली जो लड़कियां हैं, कभी कोई कहती है कि अमन हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं? हाँ, ये वैसे तो मेरे लिए तारीफ हो जाएगी मेरी खुद की, लेकिन ये बात तो है कि मेरी मतलब दोस्तें हैं जो, मतलब मुझे लगता है या तो वो मासूम बहुत ज्यादा है, जब वो मुझसे ऐसी बातें कहती हैं कि वो खैर बहुत ज्यादा कह देती हैं, लेकिन वो जब ऐसी बातें कहती हैं कि तुम हमारी दोस्त हो, हमारे लिए ये चीज ऐसी है, और हाँ हाँ मैं बिल्कुल। कहती हूँ मतलब ऐसा क्यों, जबकि मैं तो उनसे कहती हूँ कि वो कभी कभी जब आपसे बोलती हैं तब मुझे ये एहसास होता है दोस्तों में आपसे कौन बोलता है, मतलब तो वो चीज कभी कभी मैं जब सोचती हूँ उन लोगों का, मतलब वो लोगों का सिर्फ ये नहीं है कि वो मुझे मुंह पर बोलेंगी, जब मैं कॉल वगैरह पर बात कर लूंगी उसके बाद उनका एक वॉइस नोट आएगा, और जब वॉइस नोट आएगा उसमें उनका बड़ा एक इमोशनल सा मैसेज होगा, और ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो मैं खामोश हो जाती हूँ। हालांकि ये बहुत हो जाएगा क्योंकि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन ऐसा है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुझे भी लोग जब लगता है इतना ऐसा। ज्यादा हो जाती है। अरे नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है इसलिए, और उन लोगों की भी बस मोहब्बत है, वरना किस लायक हूं मैं। आपने अपनी एक नज्म और बताई थी, तो जी जी, क्या आप वो हमारे नाजरीन के, उर्दू टॉक के नाजरीन मुंतजिर हैं कि आप एक और नज्म हमारे सामने पेश करें? बिल्कुल सुनाती हूँ। जब दिल्ली में क्या सब जगह लॉकडाउन लग गया था, तो मेरी नजर में दिल्ली चल रही थी। वो दिल्ली, जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो उसमें हर मिनट पे मुझे लगता है कि ब्रेक लेना पड़ते हैं और रुकना पड़ता है, तो उस पर भी मेरे जहन में ये सब माहौल चल रहा था, तो मैंने एक नज्म लिखी थी। सुन दिल्ली, सुना है अब तू नींद की प्यारी वादी में, सुकून की चादर ओढ़े दुनिया से बेपरवाह कहीं आराम कर रही है। वाह। चल ठीक है, तू अब कुछ दिन आराम कर। तेरे सीने में सदियों खंजर गड़े रहते हैं, तेरे वजूद की लहलहाती फसलों को सब उजाड़ा करते हैं। तू फिर भी सबसे खुंदा पेशानी से मिलती थी, पीठ में अपनी सितम जरीफों के वार सहती थी। तेरी पेशानी पर नीला गगन जब सियाही ओढ़ने लगा, तेरे साथ बहने वाले दरिया की सदा तेज धुएं की कलोच से बदरंग होने लगी। तेरी रौनकों को बेहिसी से कूटा गया, हवा भी सारे नजारे देख रही है। बहुत खूब। दिल्ली, कभी दिल बर्दाश्ता नहीं होती, कितनी जंगों की खौफनाकियां इसके अंदर जज्ब हैं, कितनी मर्तबा उजड़ी फिर बसी, अब दिल खून के आंसू रोता है। दिल्ली एक आह भरती है, हवा से हम कलाम होती है। जालिम की रस्सी ढीली जरूर होती है, जब हुक्म खुदाबंदी होता है रस्सी जोर से खींच ली जाती है। मैंने भी अर्जी लगाई है, मेरा आंचल अब साफ सुथरा है, मेरे दरियाओं का पानी नीला और रूपहला है। सुकून के उड़न खटोले पे जब जब मैं सवार होती हूँ, चरिंद परिंद हमसाया बनकर मेरे खुशी से मदहोश होते हैं। फिर हवा दिल्ली के माथे पे नर्म हथेली रखती है, कहती है मैं तेरे दुख से आशना हूं, आ तुझे थपकी दूं, चल कुछ दिन आराम कर। दिल्ली उदास गहरी सांसें भरती है, सोचती है कहूं की फुहारें फिर लौट आए, मेरी गलियां कूचे और बाजार फिर आबाद हो जाएं। हवा जानती है दिल्ली बड़े दिल वाली है। क्या बात है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी अमन, कि आपने मेरी दिल्ली के लिए इतनी प्यारी नज्म कही है। अरे दिल्ली, ये तो दिल्ली भी दिल वाली और आप भी दिल वाली, और बहुत शुक्रिया। ये तो दिल से अल्फाज निकलते हैं फिर जब ऐसी बात होती है तो। जी। उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए आप कोई अहम पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये उर्दू टॉक प्रोग्राम है, उर्दू की बात करें तो उर्दू को अपनी जिंदगी में जरूर उतारें, क्योंकि ये मैं समझती हूँ ऐसी जबान है कि मिठास भी है इसमें, और इसमें वो है कि किसी को भी अपना बना देती है। तो वो जब चीज आ जाती है तो हमारे लिए
कहीं पर भी जाना, किसी से भी बात करना, हमारी शख्सियत को बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश करना आसान हो जाता है। और दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगी, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का हिस्सा है। अपनी परेशानियों को अपनी रुकावट नहीं बनने दें, अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखें, और इंसान इन्हीं परेशानियों को हौसला बनाए और मजबूती समझे तो बहुत आगे तक पहुंच सकता है। और कोशिश करें कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए आगे बढ़ें, काम करें, और बस दूसरों का सहारा बने, हमदर्द दिल रखें। बस यही मेरा मानना है और यही सोचना है। बहुत शुक्रिया अमन तंजील साहिबा कि आपने हमारे साथ बात की है, वक्त निकाला। उर्दू टॉक आपका बहुत शुक्रगुजार है, और इंशाल्लाह फिर कोई मौका होगा तो जरूर आपको जहमत से सुखन दी जाएगी। और तब तक के नहीं, लिए मैं जहमत आपसे नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, कभी फिर मौका मिले आपसे बात करूं तो जरूर। और ज्यादा मेरी खुशी में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। आप बहुत खुश रहिए, शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर आमीन। मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।